जी हाँ, हम बात करते हैं भाषा के सबसे महत्वाकांक्षी विषय पर, संधि पर। संधि के विषय में आमतौर पर जब बात आती है तब साथी कहते हैं कि हमें संधि आती है, तब मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है। कौन सी आती है? स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। स्वर तक तो हाँ होता है, लेकिन उसके आगे की पकड़ हमारी छूट जाती है, क्योंकि हमें स घोष और ए घोष उच्चारण स्थान का अच्छी तरीके से यदि ज्ञान नहीं होता तो वो नींव कमजोर रह जाती है। हम बात करते हैं संधि की। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस धी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से धारण करना। धी अर्थात धारण करना। क्या एक अकेला अक्षर अपने आप में कोई अर्थ दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है। जैसे हमने जल के पर्यायवाची सुने, जल, वारी, नीर, अंबु। पानी का हमारे जीवन में अहम रोल है, अहम भूमिका है। यदि हम इनके पीछे जय लगा दे तो जलज, वारिज, नीरज, अंबुज, ये बन जाते हैं कमल के पर्याय। इसका मतलब एक अक्षर अपने आप में अर्थ देता है। ये जय कहता है कि जन्म ना, तो कमल के पर्याय बन गए। और इनके पीछे यदि हम दय लगा दे तो जलद, वारिद, नीरद, अंबुद, ये हो गए बादल के पर्याय। दयाथार्थ देने वाला। अब तक हम पर्याय इस तरीके से पढ़ते आए हैं, जलवारी नीरंबू, जलवारी नीरंबू, जलवारी नीरंबू, रटते हुए आए हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि तकनीक पर ध्यान दे तो प्रत्येक अक्षर अपने आप में अर्थ देता है। और जय इसने अर्थ दिया जन्मना, दय इसने अर्थ दिया कि देने वाला, तो ये बादल के पर्याय बन गए। उसी तरीके से यदि हम इनके पीछे धी लगा दे तो ये पर्याय बन जाते हैं समुद्र के। जल धी, जल को धारण करने वाला। वारी धी, वारी को धारण करने वाला। निर्धी, नीर को धारण करने वाला। और अंबुधी, अंबु को धारण करने वाला। हम आपसे इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि धी का अर्थ होता है धारण करना। धी अर्थात धारण करना। जो सम्यक रूप से धारण करे उसे क्या है? संधि। दो या दो से अधिक अक्षरों, वर्णों या ध्वनियों, दो या दो से अधिक अक्षरों, वर्णों या ध्वनियों के परस्पर निकटतम मेल, जिससे उनके मध्य के विकार का लोप होकर नवीन शब्द का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ध्यान रहे, अक्षर, वर्ण, ध्वनि, पद और शब्द नहीं, पद और शब्द का मिलना होता है, तब क्या बनता है? समास बनता है। संधि में अक्षर, वर्ण और ध्वनि का मिलन होता है। तो दो या दो से अधिक अक्षरों, वर्णों या ध्वनियों के परस्पर निकटतम मेल, जिससे उनके मध्य के विकार का लोप हो, संधि कहलाता है। और कोई स्वतंत्र शब्द कम से कम दो अक्षरों, वर्णों या ध्वनियों के रूप में विभाजित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब संधि की परिभाषा हमने लिखी, वो कम से कम 3 पंक्तियों में लिखी। उसी तरीके से यदि हम स्वर की परिभाषा लिखे, व्यंजन की परिभाषा लिखे और विसर्ग की लिखे, और फिर स्वर संधि के 5 भेद भी होते हैं, दीर्घ, यण, अयादि, गुण और वृद्धि। तो परिभाषाओं को लिखते लिखते हमारे 2 या 3 पेज भर जाते हैं। तो उनकी परिभाषा आपको 1 पेज में लिखा दें क्या? सबकी परिभाषा लिखा दें? 1 पेज में होती ही नहीं है, 1 पेज में होती ही नहीं है। लेकिन आपने इतने प्यार से कहा है, इतने इत्मीनान से, इतने अनुराग से कहा है, तो आपको बताते हैं। संधि का नामकरण परिणाम के आधार पर हुआ है। संधि का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? परिणाम के आधार पर। जैसा परिणाम होगा वही संधि का नाम होगा। परिणाम यदि स्वर बदले तो स्वर संधि, परिणाम यदि व्यंजन बदले तो व्यंजन संधि, और परिणाम यदि विसर्ग बदले तो विसर्ग संधि। तो संधि का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? परिणाम के आधार पर हुआ है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के 3 नियम है। पहला नियम है आ का नियम, ए के बाद में ए आए, ए के बाद में आ आए, आ के बाद में ए आए या आ के बाद में आए, परिणाम सदैव आ ही होगा। जैसे क्वथन प्लस अंक क्वथनांक बन जाता है। पानी का गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर उठना क्वथनांक कहलाता है। राम प्लस अयन
रामायण हो जाता है। वात प्लस अयन वातायन हो जाता है। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है। तो आ बन रहा है। इसमें एक चीज और आई जो आपने शायद नोट किया होगा, राम प्लस अयन ए और ए आ हो रहा है, लेकिन नए का नए कैसे बन रहा है? यह अपने आप में एक अनूठा नियम है। दो तरह के नियम होते हैं, एक होता है शाश्वत नियम और एक होता है प्रकरण से संबंधित नियम। वर्तमान में ए और ए मिलकर के आ बन रहा है, लेकिन शाश्वत नियम यह है कि जब कभी भी रे री और स के बाद में न आए तो न सदैव न के रूप में बदल जाता है। इसको कैसे याद करें? इसको हम अपने क्षेत्रीय परिवेश में इस तरीके से याद करें। हम अपने कार्य पर जाते हैं, हम घर आते हैं, घर पर आते हैं तो थके हारे परेशान जद्दोजहद के बाद घर वालों को कहते हैं पानी लाना। अजी सुनते हो, पानी लाना, फिर भी वो नहीं सुन रहे, तब हमें गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में आकर के हम कहते हैं, अपने क्षेत्रीय परिवेश में आ जाते हैं और कहते हैं पानी लेके आओ। हाँ, गुस्से में जब हमें रीस आ जाती है, क्षेत्रीय भाषा में रीस है। जब हमें गुस्सा आ जाता है तब न में बदल जाता है और यह भाषा का शाश्वत नियम है। यह भाषा का क्या है? शाश्वत नियम कहलाता है। यहां पर जैसे वात प्लस अयन नए का नए रह गया, क्योंकि प्लस के निशान से पहले कहीं भी रे री और से नहीं आया। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हो गया। दीर्घ संधि का दूसरा नियम है ई का। ई के बाद में ई आ जाए या ई के बाद में ई, बड़ी के बाद में छोटी ई या बड़ी ई के बाद में बड़ी ई, परिणाम सदैव बड़ी ई ही होगा। जैसे गिरी प्लस ईस गिरीश बन जाता है। परी प्लस इक्षा परीक्षा बन जाता है। परीक्षा शब्द आया है तो आपको बता दें, शब्द युग में बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है परीक्षा, इसका अर्थ होता है कीचड़। इसका अर्थ क्या होता है? कीचड़। और इसका अर्थ होता है इम्तिहान। बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी बिल्लू बार्बर, उसमें एक जगह गाना आता है मरजानी मरजानी। वहां पर एक टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है और लिखा हुआ होता है बोर्ड पे परीक्षा कार्यक्रम। भले ही वो रंगमंच के अच्छे कलाकार हैं, लेकिन एक हल्की सी भूल कर बैठे हैं और लिख देते हैं परीक्षा कीचड़ का कार्यक्रम। तो परीक्षा शब्द युग में भी पूछा जाता है परीक्षा, इसका मतलब इम्तिहान और इसका अर्थ कीचड़ है। दूसरा है अतीन्द्र। अति प्लस इंद्र, अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पराकाष्ठा। नदीस समुद्र के लिए प्रयुक्त होता है। साहित्य की एक बड़ी कविता है, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं, तुझको नमन करूं या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूं। नदीस यहां पर समुद्र का पर्याय है। दीर्घ संधि का तीसरा नियम है ऊ छोटा हो, उसके सामने छोटा हुआ है, परिणाम बड़ा हुआ आता है। छोटे ऊ के सामने बड़ा हुआ है, फिर भी परिणाम बड़ा हुआ आता है। और बड़े ऊ के सामने छोटा है, फिर भी बड़ा ऊ, और बड़े के बाद बड़ा है तो भी बड़ा ऊ ही बन जाता है। जैसे अनु प्लस उदित अनुदित बन जाता है। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव बन जाता है। वधु शब्द जब आया है तब आपको एक बात और बता दें, षष्ठी में जितने भी नारी के पर्याय है उसमें महिला जिसका हम सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा, बहन जिसका हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, उन दो की मात्रा ही छोटी होती है। बाकी नारी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं सबकी मात्रा बड़ी। नारी, श्रीमती, वधू, बहू, पत्नी, औरत और आदमी, वो तो बेचारा सदैव छोटा होता आया है, तो पति की मात्रा छोटी ही होती है। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव हो जाता है। सरयू एक नदी का नाम है, उर्मी एक लहर है। सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी बन जाता है। और चमू प्लस ऊर्जा चमूर्जा बन जाता है। चमू है सेना का पर्याय। ध्यान रहे, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। सेना, अनी, कटक, चमू।
बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि जिसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है, ए के बाद में ई आए, ए के बाद में ई आए, या आ के बाद में ई आए, या आ के बाद में बड़ी ई आए, परिणाम सदैव ए ही होगा। जैसे रमा प्लस ईस रमेश बन जाता है, गुडाका प्लस ईस गुडाकेश बन जाता है, हृदय प्लस ईश्वर हृदयेश्वर बन जाता है, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र बन जाता है। यहां पर गुडाका अपने आप में एक अलग तरह का उदाहरण है। कई बार इसके बाबत विस्तृत चर्चा इंटरव्यू में देखने को मिलती है। गुडाकेश कहते हैं अर्जुन को, एक बार की बात है, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया गया था और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए रखा गया था। तो वो विराट नगर जाकर के रहने लगे। वहां पर कुछ समय बाद जब अंतिम दिन था अज्ञातवास का, तो पता ढूंढते ढूंढते कौरवों ने पता लगा लिया कि यहां पर रहते हैं पांडव, और दूर से ही बाण जब राजा विराट के यहां आकर के गिरा तो अर्जुन ने उस बाण को पहचान लिया कि यह बाण तो वहीं से आया है, द्रोणाचार्य के हाथों से निकला हुआ बाण है। तो बाद में उन्होंने कहा कि चलो अब तो राजा की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। तो राजा विराट का बेटा उत्तर वो सेना लेकर के जाने लगा। हालांकि अर्जुन है वो वहां पर एक नारी पात्र के रूप में वेश बदल करके रहा करता था। तो अर्जुन ने कहा मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक औरत को मैं युद्ध में किस तरीके से ले जाऊंगा, क्योंकि उस दौरान औरतें युद्ध में जाया नहीं करती थी। मगर जब सारे लोग जिद करने लगे, भीम वगैरह, कि नहीं नहीं अर्जुन को ले जाओ, अर्जुन को ले जाओ, तब उन्होंने कहा सारथी के रूप में हम अर्जुन को ले जा सकते हैं। जब वहां गए तो देखा कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी खड़े थे। तो राजा विराट के बेटे उत्तर ने उत्तर दे दिया, अब क्या करें। और फिर समय आता है अर्जुन का। अर्जुन ने अपना वेश हटाया क्योंकि रात्रि का समय हो चुका था और वो अज्ञातवास का अंतिम वर्ष पूर्ण हो चुका था। तो उन्होंने अपने जो धनुष और बाण जैसे ही हाथों में लिए, ऊपर से आकाशवाणी हुई, अर्जुन आप 1 वर्ष तक नारी के वेश में रहे हो, इस तरीके से तुम अपवित्र हो गए हो रजस वाला धर्म के दौरान, अतः तुम इस तरीके से बाणों को नहीं छू सकते। तब अर्जुन ने कहा कि हे अस्तित्व की परम शक्ति, जिनका हमने नमक खाया है, 1 वर्ष तक जिन्होंने हमें रखा है, आज उन पर संकट आया है, मेरी वजह से आया है, अतः एक बाण को आप बाण बना दो, उसके पश्चात आगे का युद्ध मैं खुद तय कर लूंगा। तो कहते हैं एक बाण बाण बन जाता है और उस बाण को अर्जुन है वो जमीन पर चलाते हैं और वहीं से जो पानी निकल करके आता है उसे ही बाण गंगा, जो हम भूगोल में पढ़ते हैं, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। और कहते हैं तब तक उनके जो धनुष और बाण सोए हुए थे, जागे नहीं थे 1 वर्ष तक। इसी के संदर्भ में गुडाकेश अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है। तो रमा प्लस ईस रमेश हो जाता है, गुडाका प्लस ईस गुडाकेश हो जाता है, हृदय प्लस ईश्वर हृदयेश्वर हो जाता है, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र हो जाता है। इसका दूसरा नियम, ए के बाद में छोटा ऊ आए या ए के बाद में बड़ा ऊ आए, आ के बाद में छोटा ऊ आए या आ के बाद में बड़ा ऊ, परिणाम हमेशा ओ ही होगा। हालांकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहना भाषा के साथ न्याय नहीं है, वास्तविक इनका उच्चारण है वो ऊ और ऊ, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ए और आ किसी भी तरीके से ऊ से मिले, परिणाम ओ ही होगा। अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति बन जाता है, मानव प्लस उचित मानवोचित बन जाता है, राष्ट्रीय प्लस ऊर्जा राष्ट्रोर्जा बन जाता है, उत्पलोत्पल उत्पल प्लस उपल उत्पलोत्पल बन जाता है। शब्द युग में भी पूछा जाता है। उपल का मतलब होता है पत्थर, उपल का मतलब होता है पत्थर, और उत्पल का मतलब होता है कमल। दिल्ली में एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पत्थर से कमल बनाया हुआ है, उत्पलोत्पल। इसका तीसरा नियम, ए या आ के पश्चात री आता है तो अर बन जाता है, ए या आ के पश्चात री आता है तो अर बन जाता है। जैसे शरद प्लस ऋतु शरद ऋतु बन जाता है, गौतम प्लस ऋषि गौतम ऋषि बन जाता है, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु बन जाता है, और महा प्लस ऋषि महर्षि बन जाता है। ध्यान रहे, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु बन जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, गलती हो जाती है हमसे। वर्षा और ऋतु, अपना नियम कहता है ए या आ के पश्चात यदि री आता है तो अर बन जाता है। यहां से हमने आ हटाया तो बच गया वर्ष से आधा हो गया, और यहां से हमने री हटा लिया तो बच गया तू, और अब यहां पर हमें अर जोड़ना है तो ए और रे। अब यह स हो जाता है पूरा और आधा रे चला जाता है ऊपर और शब्द बन जाता है वर्ष ऋतु।
हाँ, बात करते हैं वृद्धि संधि की। ए या आ के पश्चात ए या आई आए तो परिणाम आई हो जाता है। पहले नियम में ए या आ के पश्चात ए या आई आए तो आई हो जाता है। दूसरे नियम में ए या आ के पश्चात ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। जैसे 1 + 1 एक एक हो जाता है, सदा प्लस एव सदैव हो जाता है, मत प्लस एक के मत एक के हो जाता है, विचार प्लस ऐश्वर्य विचारेश्वरी हो जाता है। पहचानेंगे कैसे? दो मात्रा लगी हुई होगी ऊपर, वहीं से शब्द को तोड़ेंगे। ऊपर दो मात्रा होगी, वहीं से शब्द टूटेगा। प्लस के निशान के पश्चात उस साइड में ए या आ और इधर ए या आई होगा। उसी तरीके से दूसरा नियम, ए या आ के पश्चात ओ या औ आए तो परिणाम औ हो जाता है। जैसे 10 मूल अरिष्ट प्लस औषधि, 10 मूल अरिष्ट औषधि, उदार प्लस औत्सुक्य उदारोत्सुक्य, उदार प्लस औत्सुक्य उदारोत्सुक्य, भारत प्लस औपनिवेशिक पैनिवेशिक, मानव प्लस औदार्य मानवोदार्य। बात करते हैं यण संधि की। यण संधि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न उठने की संभावना बनती है और यण संधि आधार है उपसर्ग को समझने का। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ें। यण संधि के पहले नियम में हम पढ़ें, ई और ई के पश्चात यदि असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर अर्थात वापिस ई ई ना आए तो ई ई है वो आधा ये बन जाएंगे और असमान स्वर की जाती है वो ये के लग जाएगी। जैसे नी प्लस आय, न्याय बन जाता है। इससे ई निकाला, बच गया आधा नय। ई को असमान स्वर से मिलाया, बन गया आधा ये, और आय का आय हमने पुनः लिख दिया। आधे नए को वापस ऐसे ही लिख दिया। ये आ से मिला या हो गया, और ये और आधे नए को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्याय। इसी तरीके से एक शब्द और देखें, वी प्लस ए वे बन जाता है। इससे ई निकाला, बच गया आधा वे। ई को असमान स्वर से मिलाया, आधा ये, ए अपने पास पड़ा है ही। शब्द बन जाता है वे। ठीक है, अब हम 2-4 उदाहरणों पर इसको और आगे बढ़ाएं। जैसे व्यू, इससे ई निकाला, बच गया आधा वे। ई को असमान स्वर से मिलाया, आधा ये, ऊ अपने पास पड़ा है ही, और शब्द बन जाता है व्यू। वहीं व्याप्त एक शब्द है, वी प्लस आप्त। इससे ई निकाला, बच गया आधा वे। ई को असमान स्वर से मिलाया, आधा ये, आ अब हमारे पास है, आधा पे, आधे वे को ऐसा लिख दिया, या शब्द बन जाता है व्याप्त। कुछ और शब्द और है, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे अध्यापक, अध्येता, पर्यावरण, पर्यूषण,
नीति अनुसार। अधि एक उपसर्ग है। उपसर्ग जब हम पढ़ेंगे तब इस चीज़ का भी अध्ययन करेंगे कि तत्सम उपसर्ग है वो सभी छोटी मात्रा के ही होते हैं, तो मात्राओं का भी हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा। अधि प्लस आपक अध्यापक बन जाता है। अधि प्लस एता अध्येता बन जाता है। परि भी एक उपसर्ग है। परि प्लस आवरण पर्यावरण बन जाता है। परि प्लस उष्ण पर्यूषण बन जाता है। जैन धर्म में एक त्यौहार है पर्यूषण, नीति अनुसार। इससे ई निकाला, बच गया आधा। तय ई असमान स्वर से मिलेगी, आधा ये बन जाएगी। अनुसार अपने पास है ही। नी का नी लिख दिया। आधे तय के बाद में कोई स्वर नहीं है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये नित्य अनुसार। कुछ और शब्द जिनके बारे में चर्चा करें हम। रीति अनुसार, इसे ई निकाला, बच गया आधा तय। ई को असमान स्वर से मिलाया, आधा ये बन गया। अनुसार अपने पास पड़ा है ही। री का री लिख दिया, आधे तय को ऐसे लिख सकते हैं, ये अनुसार। शब्द बन जाता है रीति अनुसार। शब्द है कीर्ति और उपासना। की का की लिख दिया, इससे री निकाला, ई निकाला, बच गया आधा तय। आधा ये बन गया। उपासना हमारे पास पड़ा है ही। की का की लिख दिया। अब बात आती है कि जो आधा अक्षर ऊपर आता है रे, वो हमेशा स्वर के ऊपर ही आता है। बिना स्वर के यदि व्यंजन आधा है तो ऊपर इसको ला नहीं सकते। लेकिन स्थिति बन जाती है। ये शब्द है व्यापक। वी प्लस आपक, इसे ई निकाला, बच गया आधा वह। ए असमान स्वर से यह आ हमारे पास पड़ा ही है। पै शब्द बन जाता है व्यापक। तो यन संधि अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपसर्ग जब हम पढ़ेंगे तो उपसर्ग है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो सीधे उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं और कुछ है वो संधिगत रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो इस नियम को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार पुनः नियम को रिपीट करते हैं। हमारा नियम है ई और ई के पश्चात असमान स्वर आ जाए। ई और ई के पश्चात असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर अर्थात वापिस ई नहीं आना चाहिए। तो ई क्या बन जाएगा, आधा यह बन जाएगा। और शब्द अधि प्लस अयन, इसे ई निकाला, बच गया आधा धय। असमान स्वर को देखेगा, आधा यह बन जाएगा। अयन अपने पास पड़ा है ही। ए को ए लिख दिया, आधे धय को आधा धय लिख दिया। ये हो गया पूरा। और ये आधे धय को ऐसे भी लिखा जा सकता है और शब्द बन गया
अध्ययन, शब्द हमारे पास व्यास, इसे ई निकाला, बच गया आधा वह, ई असमान स्वर से मिलेगा, आधा यह बन जाएगा, आ हमारे पास पड़ा है ही, शब्द हो जाएगा व्यास। पहचानेंगे कैसे कि यण संधि है? यण संधि में सदैव यह वह और रह से पहले आधा अक्षर आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा। आधा अक्षर है वो इस बात का पर्याय है कि हां ये यण संधि है। अब आधा अक्षर यह से पहले आएगा, पहले नियम की बात करें तो फिर इसके ई की मात्रा लगेगी। ई की मात्रा कौन सी लगेगी? छोटी मात्रा लगेगी, बड़ी मात्रा? तो जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग, उनकी संख्या 22 है और वो सभी छोटी मात्रा के होते हैं। तो उपसर्ग वाले कोई भी अक्षर आ जाते हैं तो उनकी तो छोटी मात्रा होगी ही। बाकी हम जो व्यवहार में जितना ज़्यादा इसको ढालेंगे उतना ज़्यादा हमारे व्यवहार में ये आने लगेगा। बात करते हैं यण संधि के दूसरे नियम की। उ और उ के पश्चात यदि असमान स्वर आ जाता है, उ और उ के पश्चात यदि असमान स्वर आ जाता है तो उ है वो आधा वह बन जाता है और असमान स्वर की जाती है वो इस वह के लग जाती है। जैसे सु प्लस आगत स्वागत बन जाता है। इससे उ निकाला, बच गया आधा सह, उ असमान स्वर से मिला, बन गया आधा वह, और आ हमारे पास पड़ा है, गए पड़ा है ही और तय। आधे सह को ऐसे लिख दिया क्योंकि सह के तुरंत बाद में स्वर नहीं है, वह के बाद में आ है, वाह लिख दिया, गए हो गया और तय हो गया स्वागत। उसी तरीके से अनु प्लस इति अन्विति बन जाता है। ए का ए, इससे उ निकाला, बच गया आधा नय, असमान स्वर से मिला, बन गया आधा वह, और ई हमारे पास पड़ी है ही, ए का ए लिख दिया। नए के तुरंत बाद में स्वर नहीं है, नहीं है इसका मतलब नए को ऐसे लिखेंगे, वह के बाद में छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा आती है तो वो अक्षर के पूर्व आती है, और यदि पूर्व में कोई आधा अक्षर है तो उसको अंदर ले लेते हैं, तो शब्द बन जाता है अन्विति। इसी प्रकार एक शब्द है साधु आचरण, सा उ निकाला, बच गया आधा धय, असमान स्वर से मिला, बन गया आधा वह, आ हमारे पास पड़ा है ही, च र न, सा का सा लिख दिया, धय के बाद में स्वर नहीं है तो धय आधा लिख दिया, साधुआ चरण। ठीक है। वधु आगमन, ओ निकाला, बच गया आधा धय, आधा वह, आ गए मन, वह का वह लिख दिया, आधा धय लिख दिया, वा गमन। पहले भी चर्चा की है, फिर चर्चा करते हैं। वधु, औरत के जितने भी पर्यायवाची शब्द है, केवल महिला और बहिन इनकी मात्रा छोटी होती है, बाकी सभी चाहे बहू हो, चाहे नारी हो, पत्नी हो, स्त्री हो, श्रीमती हो, सब में मात्राएं बड़ी आती है। पति तो छोटा होता ही है, पुरुष तो छोटा होता ही है। हमारा नियम जिसको वापस रिपीट करें, उ और उ के पश्चात यदि असमान स्वर आ जाए तो आधा वह बन जाता है और वह के असमान स्वर की
जाति लग जाती है। असमान स्वर अर्थात वापस ऊ नहीं आना चाहिए, वापस ऊ आएगा तो क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। इसके कुछ और उदाहरण जिनको हम देखें समझे। यण संधि है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह आधार भी है उपसर्ग का। यदि ये अच्छी तरीके से हम समझ पाते हैं तो हमारे उपसर्ग है उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी। मनु अंतर, इसे ऊ निकाला, बच गया आधा नय, ऊ असमान स्वर से मिला, वह अंतर हमारे पास पड़ा है ही, तो शब्द बन जाता है मनवंतर। शब्द बन जाता है मनवंतर। साहित्य में एक आचार्य हुए हैं मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य, इससे ऊ निकाला, बच गया आधा है, ऊ को असमान स्वर से मिलाया, आधा वह आचार्य हमारे पास है और जो स्वर आगे लिखा है उसी की जाति इस वह के लग जाएगी और शब्द बन जाता है मध्वाचार्य। शब्द है शत्रु अपेक्षा। शत्रुओं से कोई अपेक्षा रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई शत्रु है, इससे ऊ निकाला तो आधा त्रय और वह हो गया वह, ए हमारे पास पड़ा है। शत्रु व अपेक्षा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शत्रु से अपेक्षा रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन शत्रु को कभी छोटा भी नहीं मानना चाहिए और उसके लिए हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। शत्रु प्लस अपेक्षा, मनु प्लस अंतर, मनवंतर बन जाता है, मधु प्लस आचार्य, मध्वाचार्य बन जाता है, और अनु प्लस इष्ट, अन्विष्ट, इससे ऊ निकाला, बच गया आधा नय, ऊ असमान स्वर से मिलेगा, आधा वह, ए हमारे पास पड़ा है, ए का ए लिख दिया, आधा नय लिख दिया, अन्विष्ट। इसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे नियम की। तीसरा नियम कहता है री के पश्चात असमान स्वर आ जाए। री के पश्चात यदि असमान स्वर आ जाए तो रे बन जाता है। और उस रे के असमान स्वर की जाति लग जाती है, जैसे मातृ प्लस आ गया, मात्राज्ञा बन जाता है। इससे री निकाला, मां तय हो गया, आधा री का कर दिया हमने, रे आ हमारे पास पड़ा है और गया, मां का मां लिख दिया, आधे तय को आधा तय लिख दिया। और रे यदि आधा हो, रे यदि आधा हो तो सदैव ऊपर जाएगा, नीचे रे किसी भी स्थिति में है तो रे पूरा होता है। और रे से पहले जब कभी भी आधा अक्षर आए तो रे अपने से पहले वाले आधे अक्षर के पैर में चला जाता है और ऐसी स्थिति में रे पूरा होता है। रे के बारे में कहा जाता है एकमात्र व्यंजन जो स्वर रहित होने पर छत पर चला जाता है। एकमात्र व्यंजन रे ही ऐसा है जब स्वर रहित होगा तो शिरोरेखा के ऊपर चला जाएगा। तो रे से पहले आधा अक्षर है तो रे इसके पैर में आ जाएगा और ऐसी स्थिति में रे क्या होता है, पूरा होता है। और यह मात्रा ज्ञा, भ्रातृ आगमन, भ्रातृ
इससे री निकाला, बच गया आधा तय। री असमान स्वर से मिला तो क्या बन जाएगा, रे और आगमन हमारे पास पड़ा है ही, तो भ्रा आधा तय और रागमन। अब भ्रा का भ्रा लिख दिया, और रह से पहले जब कभी भी आधा अक्षर आता है तो रह से अपने से पहले वाले आधे अक्षर के पैर में चला जाता है, और ये भ्रात्रा गमन। विधात्री उपेक्षा, वी का वी लिख दिया, धा का धा लिख दिया, और इससे री निकाला, बच गया आधा तय। री असमान स्वर से मिलेगा, आधा रे बन जाएगा, और ऊ हमारे पास पड़ा है पेक्षा, तो वी धा ये हो जाएगा रू, तो हो जाएगा विधा त्रु, विधातृ उपेक्षा। क्योंकि रू बन जाने के बाद में इससे पहले आधा रहता है तय, और रह से पहले जब कभी भी आधा अक्षर आता है तो रह अपने से पहले वाले आधे अक्षर के पैर में चला जाता है, और ऐसी स्थिति में रह क्या होता है, पूरा होता है। क्योंकि रह जब भी आधा होता है तो शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। मातृ अवज्ञा, मां का मां लिख दिया, तय हो गया आधा, री बन गया आधा रे, ए वे ज्ञा। रह से पहले आधा तय, और रह से पहले जब कभी भी कोई आधा अक्षर आता है तो रह अपने से पहले वाले के पैर में चला जाता है, और ऐसी स्थिति में रह क्या होता है, पूरा होता है। इसी प्रकार हमारी ये यण संधि समाप्त होती है। एक बार पुनः हम इसको रिवीजन करें। यण संधि के 3 नियम है। पहला नियम कहता है ई और ई के पश्चात यदि असमान स्वर आता है, ई और ई के पश्चात यदि असमान स्वर आता है तो ई ई आधा यह बन जाती है, और असमान स्वर की जाती है वो ई ई के लग जाती है। जैसे अधि प्लस आपक अध्यापक बन जाता है, नी प्लस आय न्याय बन जाता है, वी प्लस आस व्यास बन जाता है, अधि प्लस एता अध्यता बन जाता है। और इसका दूसरा नियम है ऊ और ऊ के पश्चात यदि असमान स्वर आता है तो आधा वह बन जाता है, और असमान स्वर की जाती है उस वह के लग जाती है। जैसे वधु प्लस आगमन वध्वागमन बन जाता है, साधु प्लस आचरण साध्वाचरण बन जाता है, और सु प्लस आगत स्वागत बन जाता है। उसके बाद में इसका तीसरा नियम, री के पश्चात असमान स्वर आता है तो आधा रह बन जाता है, और असमान स्वर की जाती है उस रह के लग जाती है। जैसे भ्रातृ प्लस आज्ञा भ्रात्राज्ञा बन जाता है, मातृ प्लस आगमन मात्रागमन बन जाता है, विधात्री प्लस उपेक्षा विधातृ उपेक्षा बन जाता है। आगे मिलते हैं अयादि संधि के साथ। जी हां, बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि जिसमें अ आदि बनते हो, अ आदि का निर्माण हो, उसे अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि के 2 नियम है। पहला नियम, ए या ऐ के पश्चात यदि असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो अ या आय बन जाता है। ए के बाद में असमान स्वर आए तो बनता है अ, और ऐ के बाद में असमान स्वर आए तो बन जाता है आय। यह है पहला नियम। जैसे ने प्लस अन नयन बन जाता है, इससे ए निकाला, बच गया आधा नय। ए असमान स्वर से मिला तो ऊपर एक मात्रा है, एक मात्रा है तो बनेगा अ, एक मात्रा है तो बनेगा अ, अन अपने पास पड़ा है ही, तो शब्द बन जाता है नयन। इसी तरीके से नई प्लस अक, 2 मात्रा है ऊपर, इससे 2 मात्रा हटाई, बच गया आधा नय,
और दो मात्रा देख करके सामने है ए समान स्वर, बन जाएगा आय। अक अपने पास पड़ा है ही, तो शब्द बन जाता है नायक। पहचान कैसे करेंगे? प्रथम अक्षर के यदि दो मात्रा है तो सब तोड़ेंगे, तो इधर वाले अक्षर के ऊपर दो मात्रा लगा देंगे, और प्रथम अक्षर यदि एक मात्रा का है तो सब तोड़ेंगे, तो इधर वाले अक्षर के एक मात्रा लगा देंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। ए आय, पहले नियम में बनता है ए और आय, यह हमें दिमाग में रखना है। जैसे एक शब्द हमारे पास भय, न, विधायक, विनायक, भय। इधर एक मात्रा है, इसका मतलब ऊपर भी हमें क्या लगानी है? एक मात्रा ही लगानी है, भय प्लस ए। अब इसको वापस तोड़ते हैं, इससे ए निकाला, बच गया आधा भय। ए समान स्वर से मिला तो बनेगा ए, और ए अपने पास पड़ा है ही, तो शब्द बन गया भय। ए निकाला, आधा भय बच गया, ए एक मात्रा है तो ए बन गया, और ए अपने पास पड़ा है ही। इसी तरीके से ने प्लस ए, इससे ए निकाला, बच गया आधा न। ए समान स्वर से मिला, क्या बनेगा? ए अपने पास पड़ा है ही, शब्द हो गया न। उसी तरीके से विधायक, विधेय। अब देखिए, आ की मात्रा से टूटेगा, आ की मात्रा इधर आ रही है, तो यहां पर दो मात्रा है, तो इधर भी ऊपर क्या आ जाएगी? दो मात्रा, विधेय प्लस अक। मात्रा हटाई, आधा धय कर दिया, दो मात्रा है, क्या बनेगा? आय। अक अपने पास पड़ा है ही, शब्द बन गया विधायक। और इसी तरीके से विनायक, वी नहीं अक, ऊपर दो मात्रा है, मात्रा हटाई, आधा नया आ गया, दो मात्रा है, क्या कर दें? ए करें या आय? आय और अक, तो शब्द बन जाएगा विनायक। इसी तरीके से कुछ और शब्द है, जैसे सहायक, दायक, सहायक, दो मात्रा है तो इधर ये हो जाएगा सही अक। बाण को कहते हैं सहायक, सहायक किसे कहते हैं? बाण को। इससे दो मात्रा है, हटाई, आधा सह बच गया, आधा सह बच गया, और दो मात्रा है तो क्या कर देंगे? आय कर देंगे, और अक अपने पास पड़ा है ही, तो शब्द बन जाएगा सहायक। दायक, दई प्लस अक, दो मात्रा है, हटाया, आधा दय, क्या कर दें? आय, और अक अपने पास पड़ा है ही, तो शब्द बन जाएगा दायक। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। पहला नियम हमें याद रखना है, या तो हम नियम याद रख ले, अन्यथा एक शब्द याद रख ले कि हां नायक नयन, नायक नयन कैसे बने हैं। नियम अपना यह था कि प्लस के निशान से पहले ए या आई आए तो प्लस के निशान के बाद का असमान स्वर यदि आ जाए तो इधर ए और आई है वो ए या आई बन जाता है। ए आता है तो ए बनेगा और आई आता है तो आई बन जाएगा और असमान स्वर की जाति इसके लग जाएगी। अब दूसरा नियम, ओ या औ के पश्चात, ओ या औ के पश्चात यदि असमान स्वर आए, असमान स्वर आ जाए तो औ या आव बन जाता है।
ओ के बाद आएगा तो क्या बनेगा? औ। ओ के बाद में असमान स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा तब तो बनेगा औ। और औ के बाद में असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर अर्थात वापस वो नहीं आना चाहिए, तो बन जाता है आव। जैसे एक शब्द देखते हैं, पो प्लस अन, पवन बन जाता है। और हटाई आधा पै बच गया, एक मात्रा है तो क्या बनेगा? औ। अन अपने पास पड़ा है ही, तो शब्द बन गया पै व न। इसी तरीके से एक शब्द और है, पौ, पौ प्लस अन, मात्रा हटाई आधा पै बच गया, दो मात्रा है, क्या कर देंगे? आव कर देंगे। क्या कर देंगे? आव कर देंगे। अन हमारे पास पड़ा है ही। शब्द बन गया पावन। कुछ और उदाहरण लेते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। नियम ध्यान रखें, ओ या औ के पश्चात यदि असमान स्वर आता है तो अव या आव बन जाता है। जैसे भव, जैसे भाव, जैसे भविष्य, जैसे हविष्य, जैसे रावण, जैसे श्रावण। भव, ओ प्लस ए, इधर एक मात्रा है उधर भी एक मात्रा, तो ये आधा भय हो गया और एक मात्रा है तो क्या कर देंगे? औ कर देंगे। और ये ए, तो शब्द बन जाएगा भव। उसी तरीके से भाव, भव प्लस ए, आधा भय मात्रा हटाएंगे, दो मात्रा है तो क्या कर देंगे? आव कर देंगे। और ए हमारे पास पड़ा है ही, तो शब्द बन गया भाव। भविष्य, भो प्लस इससे, एक मात्रा है, क्या कर देंगे? मात्रा हटा करके आधा भय एक है तो कर देंगे औ। और इससे हमारे पास पड़ा ही है, तो शब्द बन गया भय वि से। भविष्य। एक शब्द और है हविष्य, हो प्लस इससे, मात्रा हटाई हमने कर दिया आधा है, एक मात्रा है, क्या करेंगे? औ कर देंगे। इससे हमारे पास पड़ा ही है। हविष्य। हविष्य सब तो आपने सुना ही होगा। जयसिंह प्रसाद की कविता कामायनी, कामायनी के चिंता सर्ग में आता है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बेड़ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन था, एक तत्व की प्रधान था, कहो उसे जड़िया चेतन। और फिर जल प्रलय होता है और उसके बाद में पंक्ति आती है कि देवदंब के महामेघ में सब कुछ हो गया हविष्य। हविष्य होम हो जाना, महामेघ, बड़ा मेघ, बड़ा यज्ञ हुआ था जिसमें सब कुछ होम हो गया, हविष्य। उसके बाद में रावण। रो प्लस अन, एक मात्रा करेंगे या दो करेंगे? इधर दो है तो इधर भी दो, ये आधा रह हो गया। और औ है तो क्या कर देंगे? आव कर देंगे, आव। और ये अन, तो शब्द बन गया रा व न से न कैसे बना? हमने शुरू में दीर्घ संधि में रामायण शब्द को पढ़ा था, तब चर्चा की थी कि प्लस के निशान से पूर्व यदि कहीं भी रे, री और स आता है तो प्लस के निशान के बाद का न है वो न में बदल जाता है। तो यहां पर क्या आ गया है? रे, तो रे की वजह से न क्या हो गया है? न में बदल गया है। दूसरा श्रावण,
स्रो प्लस अन, मात्रा हटाएंगे श्रेय, दो मात्रा है तो क्या कर देंगे आव, और अन शब्द बन गया श्रा व और न, यहां पर रह है, रह की वजह से न क्या हो जाएगा, न में बदल जाएगा। तो यह है अपनी अयादी संधि। अयादी संधि का हमें नियम ध्यान में रखना है। नियम यह कि प्लस के निशान से पहले यदि ओ या औ आए तो प्लस के निशान के बाद का असमान स्वर है उसको देख करके पहले वाला ओ या औ है वो औ या आव में बदल जाएगा। ओ होगा तो औ में बदलेगा और औ होगा तो आव में बदल जाएगा, और असमान स्वर की जाति है वो इसके लग जाएगी। एक शब्द और देखें हम, रव। रव गर्जना को कहते हैं, कलरव आवाज, पक्षियों की चहचहाट, कलरव। रो प्लस ए, एक मात्रा है, हटाया इसको, लिख दिया औ, ए हमारे पास पड़ा है ही, तो शब्द बन गया रव। एक वाला हो गया, दो वाला हो गया। अयादी संधि है वो यहीं समाप्त होती है, इसी के साथ स्वर संधि है वो पुनः समाप्त हो जाती है। एक बात ध्यान रखें, अपने व्यवहार में शालीनता रखें और नियमित पढ़ाई से जुड़े रहे। किसी ने कहा है कि बुलंदियां देर तक किसके हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यदि आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी भी कर ली है फिर भी उसको बैलेंस रखना, उसको बनाए रखना